नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अयोध्या में 5 नवंबर को अयोध्या में होगा रामलला के सामने अक्षत पूजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा रामलला के सामने अक्षत का पूजन। भारत के 50 केंद्रों से कार्यकर्ता भगवान के सामने पूजित अक्षत को पहुंचाएंगे केंद्रों पर। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदुस्तान के 5 लाख गांव में दिया जाएगा पूजित अक्षत। पूजित अक्षत देकर किया जाएगा निवेदन। अयोध्या जैसा उत्सव मनाएं अपने आसपास के मठ मंदिरों में। अयोध्या में 5 नवंबर को अक्षत पूजन के सम्मुख पूजन किए हुए अक्षत कहते हैं ऐसा चावल का दाना जो टूटा नहीं है। 5 नवंबर को अभी तक विचार हुआ है। सभी प्रांतों के 2-2 कार्यकर्ता अयोध्या आएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कमिश्नरी के 2-2 लोग बुलाएंगे। संभवतः संख्या 150 से 200 तक होगी और इनको पूजित अक्षत की थैलियां दे दी जाएंगी। ये कार्यकर्ता उस पूजित अक्षत को अपने अपने केंद्र पर ले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। चमन भाटी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रणदीप भाटी, कुलदीप, योगेश डाबरा, उमेश पंडित को सजा सुनाई गई है। जिला कोर्ट ने सुनाई है सजा। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 25 अप्रैल 2013 को हुई थी चमन भाटी की हत्या। पुलिस की मजबूत पैरवी से हुई बदमाशों को सजा। साक्ष्यों के अभाव में जुगला, हरेंद्र और यतेंद्र उर्फ लाला बरी हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो है आया है और 4 लोगों को इसमें सजा हुई है। 3 लोग इसमें बरी हुए हैं। जिन 4 लोगों को सजा हुई है उसमें रणदीप को सजा हुई है आजीवन कारावास और कुलबीर को, योगेश को और उमेश पंडित को। जो बरी हुए हैं उसमें हरिंदर है और यतेंद्र लाला है और जोगेंद्र उपजुल्ला है। और जो जजमेंट आया है वो हालांकि जो क्लाइंट है उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो कोर्ट ने नहीं दिखाए हैं जिनके आधार पर सजा की गई है। कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है। उसके लिए हम आगे जाकर अपील करेंगे और उसमें पूरी तरह से खत्म कराएंगे, छूटेगा वो। आगे बढ़ते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। जांच के लिए फिर प्रयागराज पहुंचा न्यायिक आयोग। कल से केस की जांच बढ़ाएगा न्यायिक आयोग। केस से जुड़े कुछ लोगों के बयान दर्ज हो सकते हैं। जल्द पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा आयोग। 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग कर रहा है केस की जांच। 13 जुलाई को एसआईटी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। तो कल से केस की जांच आगे बढ़ाएगा न्यायिक आयोग। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया है। नकली खाद बनाने के आरोपी कारोबारी मनीष गुप्ता की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क संपत्ति की कीमत 30 करोड़ 14,25,000 रुपए है। पुलिस ने 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 10 प्लॉट, 2 कार और 8 ट्रक जब्त किए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। मनीष गुप्ता पर जिले के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में 12 केस और उसके बेटे पर धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उसका बेटा फरार चल रहा है। मनीष गुप्ता और उसके पिता जिसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, आज उसके विरुद्ध 14 की कार्रवाई करते हुए उसकी चाल और अचल संपत्ति जिसकी कीमत 30 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है उसे जब्तीकरण किया जा रहा है और इसमें आगे भी कार्रवाई होगी। ये सूचना भी मिल रही है कि इनकी संपत्ति और भी कहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जब आपराधिक इतिहास टटोले गए हैं, पड़ताल की गई है, तो इनके करीब 12 आपराधिक इतिहास मिले हैं, जिनमें सबसे पुराना जो आपराधिक इतिहास है वो 1999 का है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही लंबे समय से अपराध की दुनिया में से जुड़े रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर बलिया से है, जहां पर कुएं में युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध संबंध में युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया था। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के सिकरिया खुर्द गांव का है, जहां 29 अक्टूबर को कुएं में युवक का शव मिला था। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अवैध संबंध में बाधक बनने पर हत्या की थी। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही गांव का एक रहने वाला युवक है। उक्त युवक और मृतक की पत्नी के बीच में प्रेम प्रसंग का प्रकरण चल रहा था, जिसमें मृतक बाधक बन रहा था, जिसको रास्ते से हटाने के लिए
मृतक की पत्नी और उक्त गांव का जो युवक है सोनू, दोनों ने मिल करके पहले उसको शराब पिलाई गई मृतक को, और रात में ले जा करके तालाब के किनारे हंसिये से गला काट करके हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को बगल में ले जा करके कुएं में फेंक दिया गया। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव। फांसी लगाकर आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। घटना के समय घर में अकेली थी किशोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। कोतवाली सोरों क्षेत्र के बदरिया मोहल्ले का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से राजस्थान में गांजा सप्लाई का बड़ा सिंडिकेट वाराणसी में पकड़ा गया है, जहां पर राजस्थान सप्लाई के लिए ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से 30 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। पुलिस अब वाराणसी में इसके सिंडिकेट की तलाश कर रही है। तो वहीं बिहार पुलिस को भी इस अवैध कारोबार की जानकारी दी गई है। व्यक्ति गिरफ्तार किए गए साहिब अली और अनूप गिरी, ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इसमें साहिब अली गोपालगंज का रहने वाला है, अनूप गिरी सीवान का रहने वाला है। इन दोनों आविदगढ़ के कब्जे से पिट्ठू बैग और एक और अन्य बैग में लगभग 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बासनी करके जोधपुर में एक जगह पड़ती है, वहाँ ये सप्लाई करते हैं। आगरा से खबर है। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की, मगर लूट में विफल होने पर लुटेरों ने केंद्र मालिक के सिर में तमंचे का बाट मार दिया। बदमाश फायरिंग कर बाइक से फरार हो गए। मामला 27 अक्टूबर का है। इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें बदमाश घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। थाना इत्मादपुर के कुबेरपुर इलाके की घटना है। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला किया गया। प्रधान के रिश्तेदार पर हमले का आरोप लगा है। इस हमले के बाद पीड़ित परिवार ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना अरवल थाना क्षेत्र के शेखापुर नगरिया की है, जहां चुनावी रंजिश में जानलेवा हमले का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। में ग्राम है शेखपुर नगरिया, वहां पे सुनील कुमार है, उनकी पत्नी प्रधान है। और सुनील कुमार के पिता पे रघुनाथ के साथ 5-6 लोग और थे, जो रघुनाथपुर में प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने हमला किया और उनको धारदार हथियार से चोट पहुंचाई है। चोट पैर में लगी है। इसमें मेडिकल करा के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज पुलिस की कार लूटने वाले गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्त में आए शातिर के कब्जे से एक कार, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक शातिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बुक कर नेपाल चलने की बात कहते थे और रास्ते में ड्राइवर को बंधक बनाकर गाड़ी लूट लिया करते थे। 10 अक्टूबर को भी इन शातिरों ने एक कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को थाना पुरंदरपुर क्षेत्र में कुछ अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार चोरी से ले जाने की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम संतराम सानी है, जो परसा मलिक का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। जबकि एक अन्य अभियुक्त अर्जुन भुज, जो नेपाल राष्ट्र रूपंदेही जिले का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है, जहां पर बीटेक छात्र पर नाबालिग से रेप का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती की और उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मामला बरादरी थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र में एक 11वीं की छात्रा के साथ रेप की घटना की बात सामने आई है, जिसमें एक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम से इन दोनों की बातचीत प्रारंभ हुई थी और वीडियो, इन दोनों के जो पर्सनल वीडियो थे, छात्र द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जाता था लड़की को। और इनमें आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो सुसंगत धारा है, उन्हें मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है। खबर सहारनपुर से, जहां पर लड़के का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। बड़गांव थाने के महेशपुर लिंक नहर के पुल पर यह शव मिला है। इस घटना के बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। संभल में एक युवक ने नवजात बच्ची के शव को कब्र से निकालने को कब्र खोद दी। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को जन्म के बाद नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद दफना दिया गया था। पीड़ित और आरोपी एक ही समुदाय के हैं। पूरा मामला स्मोली थाना के गांव शहबाजपुर कला के है। एक व्यक्ति द्वारा सम समुदाय के आलम पुत्र बाबू के ऊपर कब्र को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया, जिसमें सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। रायबरेली में प्रेमिका को पाने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को मारकर उसका शव फांसी पर लटका दिया। छोटे भाई से जिस लड़की का विवाह तय था, बड़े भाई का उससे प्रेम संबंध था। छोटे भाई से शादी हो जाने पर उसे प्रेमिका को खो देने का डर सताने लगा। इसी डर के चलते ही उसने अपने सगे भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फिलहाल ननकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला 19 अक्टूबर का है, जब नितिन का शव पेड़ से लटका मिला था। भाई ननकू उर्फ लल्लन संदिग्ध लगा। ननकू से पूछताछ की गई, उसका मोबाइल जब्त किया गया, जिसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और डिटेल व्हाट्सएप और मैसेजेस के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हुई कि जो ननकू है वह उसी लड़की से प्रेम करता था जिससे नितिन का विवाह तय हो चुका था। अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए वह मृतक को वहां लेकर के डिघिया तालाब के पास लेकर के गया और उसके सर पर डंडे से प्रहार किया, उसको बेहोश किया। उसके पश्चात उसका गला घिस करके हत्या कर दी। कानपुर के विश्व बैंक बर्राज क्षेत्र में पानी की बर्बादी और किल्लत से लाखों की आबादी प्यासी है। यहां के डी ब्लॉक के अंधा कुआं के पास स्थित जीपीएस की तीनों मोटर खराब हो गई हैं, जिससे पानी की दिक्कत आ गई है। पार्षद रेणु अर्पित यादव ने फजलगंज स्थित जल निगम के कार्यालय में हंगामा किया। अधिकारियों से शिकायत की, मगर अधिकारियों ने जब उन्हें अनदेखी की तो पार्षद पति अर्पित यादव ने कार्यालय के बाहर आकर करने में ताला डाल दिया और जमकर हंगामा किया। ये पानी निकल रहा पूरा दिन भर में, क्या नाम हजारों लीटर पानी बह रहा है। आप देख लो ना क्या स्थिति है। वो बता देता हमारे इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से 20 दिन के नवजात बच्चे को तस्करी के इरादे से अपहरण के मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए नवजात बच्चे को छुड़ा लिया है। औरैया के रहने वाले शख्स के नवजात बच्चे का 26 अक्टूबर को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान अपहरण हुआ था। इसके बाद क्राइम ब्रांच और सैफई पुलिस नवजात बच्चे को अगवा करने वालों को सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अगवा बच्चे को बेचने के इरादे से ले जा रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर नवजात बच्चे को छुड़ा लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक महिला ने परिवार से नजदीकी दिखाकर नवजात बच्चे को अगवा कर लिया और उसको तस्करी करके बेचने की तैयारी भी कर ली। बुआ के से 4 दिन से मित्रता करने के आधार पर उसने बुआ जी ने बच्चे को इन भिखारियों को सौंप दिया था और जैसे ही कपड़ा धुलने के लिए वो गई और यह कहते हुए कि बच्चा मेरा 2 मिनट देखिएगा, मैं कपड़ा धुल के आ रही हूँ, ये दोनों उस बच्चे को चुरा करके भाग गए थे, जिसके संबंध में सैफई थाने में 363-370 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था तथा इसे गहन प्रयास के बाद टिमोरियो के पास से बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 33.57 करोड़ की सौगात दी है। 424 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने इस दौरान अनुसूचित जाति महासम्मेलन में वो शामिल हुए जहां पर आज इतनी बड़ी सौगात दी गई और 424 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।
करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है। हमने जातीय आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे, जहां मां के दर्शन पूजन किए। उसके बाद उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आम श्रद्धालुओं से भी मिले, बच्चों को गोद में लेकर सभी को चॉकलेट भी दिए। इसके बाद सीएम योगी ने लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी का ऐलान किया कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या ये कोई सोचता था? हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी। आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहां की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया है। मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण। याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्रता का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। खबर वाराणसी से है, जहां पर अन्न धन की बरसात करने वाली मां अन्नपूर्णा विराजमान है। पिछले साल की तरह इस साल भी धनतेरस से 5 दिन के लिए मां के दर्शन होंगे और प्रसाद के तौर पर लोगों को खजाना भी बांटा जाएगा। बाबा के आंगन में विराजने वाली मां अन्नपूर्णा के दर्शन 10 नवंबर से ही शुरू होंगे। परंपरा के अनुसार मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा वाला मंदिर साल में धनतेरस के मौके पर ही 4 दिन के लिए खुलता है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार दीपावली के 2 दिन बाद अन्नकूट महोत्सव पड़ेगा, इसलिए 5 दिन मां के दर्शन होंगे। हम लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ प्रांगण में धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया था। माता अन्नपूर्णा को पूरा भव्य झांकी सजाई गई थी और खजाना वितरण किया गया था। इस बार भी हम लोग उससे और भव्य तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि आकर्षित हो, आकर के बाबा के धाम में आए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक दिन खजाना बांटा जाएगा या 3 दिन? बिल्कुल, जो परंपरागत रूप से 3 दिन जो पूर्व में व्यवस्था थी उसी के हिसाब से हम लोग इस व्यवस्था को लेकर चलेंगे। लखनऊ से खबर है, फिल्म तेजस की लोक भवन में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी, कंगना रनौत की फिल्म
तेजस की स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। कल 12:30 बजे लोक भवन में फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। योगी कैबिनेट के सभी मंत्री फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मौजूद रह सकती हैं, तो लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। अभिनेत्री कंगना रनौत भी मौजूद रह सकती हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखेंगे फिल्म, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। लोक भवन में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। कल 12:30 बजे स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। कैबिनेट के मंत्री भी देखेंगे फिल्म। तो लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। कल 12:30 बजे स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। लोक भवन में यह स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। कैबिनेट के मंत्री भी फिल्म को देखेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखेंगे फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की झलक देखने को मिलेगी। इस बार दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर राम मंदिर मॉडल बनाया जाएगा। साथ ही भगवान रामलला की अचल प्रतिमा को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 5000 स्क्वायर फीट में भगवान रामलला के मंदिर का मॉडल बनाया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के 150 छात्र छात्राएं और टीचर राम मंदिर मॉडल और भगवान राम के स्वरूप को आकार देंगे। 1 लाख दीपक से राम मंदिर का मॉडल बनाया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सीएम योगी ने मंच से इस बात की घोषणा भी की थी कि दीपोत्सव से ही राम मंदिर की प्रतिष्ठा की झलक दिखेगी। कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी दीपोत्सव में देखने को मिलेगा। इस दीपोत्सव 2023 में एक प्रभु श्री राम की डिजाइन होगी जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी बनाएंगे, और एक जो प्रभु श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि बन रहा है उसकी डिज़ाइन होगी। बीच में प्रभु श्री राम की डिज़ाइन होगी, और उस डिज़ाइन ये मेन थीम कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है कि इस बार राम का मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम की नगरी में भव्य 7वें दीपोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास तब है जब जनवरी 2024 में आराध्य अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। रामलला के मंदिर की झलक दीपोत्सव में भी देखने को मिलेगी। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा की झलक दीपोत्सव से ही नजर आएगी। कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या में देखने को मिलेगा जब राम की पैड़ी के घाट पर 5000 स्क्वायर फीट में भगवान राम के मंदिर के मॉडल का प्रदर्शन अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्र छात्राएं और प्रोफेसर करेंगे। और लगभग 150 छात्र छात्राएं और अध्यापक रामलला के मंदिर और रामलला की अचल मूर्ति को दीपमाला के जरिए आम जनमानस को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा मंदिर का मॉडल है और कैसी रामलला की मूर्ति है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।